हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, शुरू के 2 लेक्चर्स में आप रिलेशंस कवर कर चुके हो। रिलेशन मैंने आपको बताया था, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा, ए क्रॉस बी हमने निकाला था, कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, और उसके कुछ अगर मैं एलिमेंट्स ले लूं और एक सबसेट बना दूं, वो एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन की अगर हम कॉन्सेप्ट को मैच करें तो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। तो इसलिए इस लेक्चर को समझने से पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू रिलेशन का होना चाहिए। ठीक है, जब हम रिलेशन की बात करते थे बच्चों, आर की बात करते थे, तो हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते थे कुछ इस तरह से, और ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से आते थे? ए क्रॉस बी से। अच्छा, ये एलिमेंट रेंडमली मैं चूज करता था, सबसेट है, कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप। ठीक है, बस वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करने चाहिए। लेकिन फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन को देखोगे तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ईच एलिमेंट, और एक है फिर यूनिक। अब जरा इसको ढंग से समझते हैं। कह रहे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। एक रिलेशन, बात वही आ गई, एक रिलेशन इज अ फंक्शन, मतलब एक रिलेशन को देखो यहां पे बोला एफ। अब एक रिलेशन में अगर मेरे हर एलिमेंट सेट ए के बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और वो भी एक यूनिक इमेज बना रहे हैं, यूनिक एलिमेंट, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा और अच्छे समझ आएगा। आपको क्या बोला जा रहा है यहां पे कि अगर ए एक सेट है नॉन एम्प्टी, बी एक सेट है नॉन एम्प्टी, ए के सारे एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और यहां पे जो एसोसिएशन है वो यूनिक है, तो मैं बोलता हूं जो रिलेशन गिवन था ना आपका, रिलेशन एफ, वो फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी। मतलब बात कहां से स्टार्ट हो रही है? रिलेशन से। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, रिलेशन एक पर्टिकुलर रूल अगर फॉलो करता है, मैथमेटिकल रूल, ठीक है, और हर एलिमेंट ए का बी के साथ यूनिक वे में एसोसिएट हो जाता है, तो उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल देता हूं, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इस फंक्शन को हम मैप भी बोल सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं कि मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी। वर्ड्स अलग अलग है, मतलब एक ही है। अच्छा, ये मैपिंग आपको दिखाई है यहाँ पे, मतलब फंक्शन को लिखने का ये तरीका होता है, फंक्शन इज सच दैट ए मैप्स टू बी। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो एफ कैसे एसोसिएट कराएगा, इसमें जो ए के एलिमेंट होते हैं उसको हम एक्स बोल देते हैं, ए के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम एक्स बोल देते हैं, और जो बी के एलिमेंट होते हैं उसको हम वाई बोल देते हैं। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, आगे वाले सेट का जो एलिमेंट होगा उसको हम एक्स बोलेंगे, पीछे वाले सेट के जो एलिमेंट होंगे उसको हम y बोलेंगे, y बिलोंग्स टू b। तो कह रहा है ऐसे फंक्शन के लिए अब जरा समझना बात को, यहां पे कह रहा है जो y के एलिमेंट है ना, y के एलिमेंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले फंक्शन के लिए कह रहा है y के एलिमेंट क्या होते हैं? इमेज होते हैं, इमेज ऑफ एलिमेंट x। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, तो मैं बोलूंगा 4 इज द इमेज ऑफ 1। अच्छा, 4 कहां पे एलिमेंट? y का है, y is the image of the element x under the function। ये बीच में फंक्शन मैपिंग करवा रहा है। अच्छा, ये एक मैथमेटिकल रूल होता है, मैपिंग का एक सर्टेन रूल होता है। ऐसे नहीं जैसे रिलेशन में तो हम रैंडमली सबको पेयर कर रहे थे ना, इसमें सबको पेयर नहीं करते, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। एक तो पेयरिंग ए के सब एलिमेंट्स की होनी चाहिए, दूसरी यूनिक होनी चाहिए। उसमें रिलेशन हम क्या करते थे, 1 4 के साथ मैप करेगा, 1 5 के साथ करेगा, 1 6 के साथ करेगा, वो तो सबके साथ मैपिंग करता था रिलेशन में। फंक्शन में सिलेक्टिव होती है मैपिंग। तो अभी हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि जो y है वो इमेज है ऑफ x अंडर द फंक्शन f, और जो x है, मैं अगर बोलूं 1 इज द प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 4, x इज द प्री इमेज, ये वर्ड्स याद रखने आपको, ऑफ द एलिमेंट y। ठीक है, जो x है वो प्री इमेज है y का, और जो y है वो इमेज है x की, बस ये ध्यान रखना अभी आपको। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताने की कोशिश की है, इसको प्रैक्टिकली अभी समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप 2 वर्ड्स ध्यान रखना, इमेज और प्री इमेज। आगे वाले y वाले एलिमेंट इमेज होते हैं, x वाले एलिमेंट प्री इमेज होते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, मतलब प्रैक्टिकली समझने से पहले, आप इसमें डोमेन फिर रेंज, ये सब चीजें भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। पहले डोमेन की बात करते हैं। चलो, डोमेन सेट ए, अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो सेट ए है और ये सेट बी है,
सेट ए के एलिमेंट बी के साथ मैप हो रहे हैं इस तरह से। तो कह रहे जो ए के जितने भी एलिमेंट है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट है जो मैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, वैसे तो ए के जितने भी एलिमेंट हो गए सबकी मैपिंग होगी, कोई भी एलिमेंट यहां पे बचना नहीं चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट है सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो आपके डोमेन होते हैं फंक्शन के, ठीक है। इसके साथ हम एडिंग यहां पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसे, कोडोमेन भी इसी पे पढ़ लेते हैं और रेंज भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आगे बात करें, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है चाहे उनकी मैपिंग हो या ना हो, देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी तो मैपिंग होगी, मतलब उन सबकी इमेज होगी, वो सारे किसमें चले गए, डोमेन में। अच्छा, सेट बी में मान लो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पे पड़ा हुआ है, आपके पास है यहां पे 2 3 5 4, तो आप मैपिंग देखो ना 2 3 5 की है, ठीक है। मतलब ये जो इमेज बन रही है, इस एलिमेंट की इमेज 2 हो गई, इस एलिमेंट की 3 हो गई, इस एलिमेंट की 5 हो गई, तो जो मैपिंग में इन्वॉल्व है उसे तो हम रेंज बोलेंगे। और जो पूरा सेट है बी का, जो पूरा सेट है बी का, चाहे उसकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट करे या ना करे, वो कोडोमेन है। मतलब कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन और कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। अब यहां पे रेंज में आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेजेस बन रही है ना, सिर्फ वो वाले एलिमेंट रेंज में कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मान लो ये ए है, ये फंक्शन एफ को यूज करते हुए यहां पे ये क्या बना रहा है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। तो इसमें रेंज की नोटेशन क्या होती है बच्चों, आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, fx इज सच दैट, मतलब रेंज क्या होता है, fx होता है, और fx क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y, डोमेन वैल्यूज ऑफ x, रेंज वैल्यूज ऑफ y, और y को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। ये दो चीजें याद रखना, डोमेन इज वैल्यूज ऑफ x, रेंज इज वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। कोडोमेन क्या है, कंप्लीट सेट b, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ y। अच्छा, यहां पे आपने क्या करा, रेंज आपको बोला y होता है, y आपका fx होता है, जिसमें x किसको बिलोंग करेगा, सेट a को। ये रेंज की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एग्जांपल्स लोगे तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बस मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं आपको। अभी तक मैंने आपको बता दिया फंक्शन क्या है, इज अ रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट फंक्शन सेट ए का यूनिकली कनेक्टेड होता है विद सेट बी। अच्छा, y वाले जितने भी एलिमेंट है वो इमेज होती है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अच्छा, यहां पे x वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, प्री इमेज है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये टर्म्स याद रखनी है आपको, इमेज और प्री इमेज। फिर डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ x। कोडोमेन क्या है, सारा सेट बी, मैपिंग हो ना हो वहां पे, पूरा सेट बी इज कोडोमेन। रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ y विच आर इन्वॉल्व इन मैपिंग, ठीक है, मतलब जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है यहां पे। तो कुछ टर्म्स आपके दिमाग में है जो कंफ्यूज होना शुरू हो गए हो आप, जब तक आप एग्जांपल्स नहीं लोगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्या बोल रहा है, ए सेट दे दिया, नॉन एम्प्टी सेट है, बी एक सेट दे दिया, अगेन नॉन एम्प्टी सेट। इस बार मैथमेटिकल रूल दिया हुआ है आपको, मैथमेटिकल रूल दे दिया, कह रहा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैपिंग बनाओ ए टू बी, और फिर डोमेन और रेंज बताओ फंक्शन की। देखो इसमें क्लियर सी बात है, आप क्या करोगे, सेट ए आपने बना दिया यहां पे -1 1 2 3 एंड 5। सेट बी ले लिया हमने 1 4 9 11 25 और 29। देखो अगर बिल्कुल अब समझने की कोशिश करें, मैपिंग की बात ही मत करो, आपको कोडोमेन तो दिख ही रहा है। कोडोमेन पूछा नहीं है क्वेश्चन में आपसे, पर मैं आपको कोडोमेन तो बता ही दूं। कोडोमेन क्या है, कंप्लीट सेट बी। अब समझ आएगा आपको ऐसे एग्जांपल से, कंप्लीट सेट बी आपके पास क्या है, 1 4 9 11 25 और 29। कोडोमेन तो हो भी गया। अब आपको एलिमेंट्स को कनेक्ट कैसे करना है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो बन रहे हैं, जैसे कि -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो इससे कनेक्ट हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा, अगेन 1, ये इससे कनेक्ट हो गया,
ठीक है। अच्छा, दोनों की यूनिक इमेज है, -1 की 1 इमेज है, 1 की भी 1 इमेज है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि -1 की 1 भी इमेज है और -1 की 4 भी इमेज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका भी और जो कंडीशंस होती है मैपिंग की वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अभी आप एग्जांपल समझो, -1 का स्क्वायर किया 1 आया, 1 का स्क्वायर कर रहा हो तो अभी 1 आ रहा है, तो ये कनेक्शन इनका जरूरी है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ रहा है, रूल को यूज कर रहे हैं, देखो मैथमेटिकल रूल। रिलेशन में ऐसा नहीं होता, मैपिंग करी हुई है उसके कुछ भी एलिमेंट ले लो, फंक्शन में आप मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हो। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, ठीक है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, एक ना एक एलिमेंट बी के साथ, तभी फंक्शन होता है। तो इसमें सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। तो डोमेन में क्या सीखा था हमने, एक्स की सारी वैल्यूज जो मैपिंग में इन्वॉल्व है, -1 1 2 3 5, ये डोमेन है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर इन्वॉल्व इन मैपिंग। रेंज की अगर आप बात करोगे, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेट बी, ठीक है, जो मैपिंग में इन्वॉल्व है। तो उनमें मैपिंग किस किस की हुई है, मतलब प्री इमेज किसकी एग्जिस्ट कर रही है, 1 की, 4 की, 9 की और 25 की। तो आप यही ले सकते हो सिर्फ इसमें, 1 4 9 एंड 25, ये रेंज है। आया समझ? अब एग्जांपल से क्लियर हुआ। कोडोमेन की तो टेंशन ही नहीं है, जो सेट बी गिवन है वो कोडोमेन है, और कुछ पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन में उसके बारे में। तो ए के सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो डोमेन में चले गए, बी के सारे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो रेंज में चले गए। ये टर्म्स अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये देखो एरो डायग्राम मैंने पहले से दे दिया आपको, अब तो सिर्फ आपको रीड करना है, मतलब मैपिंग किसी न किसी तरीके से दी हुई है, पहले चेक कर लिया करो फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने की क्या कंडीशन है, दो, एक जितने भी एलिमेंट है एक्स के सबकी इमेज होनी चाहिए, और जितने भी एलिमेंट है एक्स की सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। देखो ए की यूनिक इमेज 3 है, सी की यूनिक इमेज 2 है, बी की 5, डी की 6। अच्छा, मान लो बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के सब एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें, सबसे पहले कोडोमेन को निपटाए, पूरा सेट बी 2 3 4 5 और 6। डोमेन की बात करें, पूरा सेट ए सबकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी एलिमेंट की इमेज तो वो फंक्शन ही नहीं है, फिर तो डोमेन की बात ही खत्म है वहां पे। रेंज, अब वो एलिमेंट ले लो जिनकी प्री इमेज आपको दिख रही है, 2 3 5 6, ठीक है, 2 3 5 और 6, ये कर्ली ब्रैकेट बना लेना अच्छा सा। क्लियर हुआ? यहां पे सेट ए सेट बी, अगेन पी क्यू आर एस, सबकी इमेज आपको दिख रही है आगे, तो ये फंक्शन है प्रॉपर वाला और यूनिक इमेज है। आप सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन में डाल दो, पी क्यू आर एस। कोडोमेन, कोडोमेन में तो सोचना ही नहीं होता, अब पूरा सेट बी लिख दो, ए बी सी डी ई और जी। अच्छा, रेंज की बात करोगे, ए बी डी और ई, सिर्फ ए बी डी और ई, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब तो बिल्कुल एरो डायग्राम से क्लैरिटी आ गई टॉपिक की। आगे देखिए, अब देखो, अब ये मैं जो आपको बोल रहा था कंडीशंस बार बार, ठीक है, वो आपको यहां पे लैंग्वेज में भी दी हुई है, इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, कह रहा ए वाला जो सेट था, कह रहा है इसके सारे एलिमेंट्स की एक y की वैल्यू होनी चाहिए बी में, सच दैट y की वैल्यू कहां से आ रही है, फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी। बात हो तो चुकी है हमारी ये, बस लैंग्वेज में आपके सामने कंडीशन की फॉर्म में लिख दिया, हर एक एलिमेंट जो है ए का उसकी एक इमेज होनी चाहिए बी में। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि वो जो इमेज है ना, वो इमेज आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक। ये दो बातें मैं बता चुका, इसीलिए पहले इस पे फोकस कर रहा हूं मैं। सेम एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी। दैट मींस ये ऐसे नहीं हो सकता, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि दो एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिक। जो इमेज है यूनिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्री इमेज भी यूनिक हो। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड टू सेम एलिमेंट ऑफ बी। तो सेकंड पॉइंट तो पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते जिसकी दो इमेज दिखेगी हमें, लेकिन हमारे पास ए के अंदर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी एक सेम इमेज हो। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड टू द सेम एलिमेंट इन बी। अच्छा, ऊपर एक पॉइंट हमारा मिस हुआ है, ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी, देयर मे बी सम एलिमेंट इन बी which is not the image of any element of A. Example, there may be some element in B which is not the image of any element in set A. यहां पे है ना, B के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 4 जिसकी इमेज नहीं है सेट A में, तब भी तो ये फंक्शन था। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट आ गया जिसकी इमेज नहीं है आगे, वो फंस जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं एक काम करता हूं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में नहीं है आपकी, वो समझा देता हूं, ठीक है। ये मैं आपका हटा देता हूं। अब वो कहता है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ग्राफिकली अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो, आप इस चैप्टर में ग्राफ बनाने कुछ सीख लोगे, कुछ आपको आगे जाके सिखाए जाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, ये एक फंक्शन बना लिया पैराबोला, हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक में भी देखा था। आप क्या करो, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन बना दो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर रहा हूं बच्चों मैं फंक्शंस में, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है हमें कि अगर मान लो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई और वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो फंक्शन है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई, एग्जाम्पल ये वाला पैराबोला लेना, ये वाला, इसमें मैंने वर्टिकल लाइन बनाई तो ये तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ना, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका नहीं है। तो ग्राफ अगर आपके पास है, आप फटाफट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ। अगर ग्राफ को वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज प्लॉटेड, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, any line parallel to y axis cuts it at more than one point, then it does not represent a function, ठीक है। तो ये फंक्शन की तीसरी कंडीशन है। 2 कंडीशन मैंने आपको इमेज और प्री इमेज के साथ बताई, थर्ड कंडीशन आप ग्राफिकली ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? देखे आगे कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखो एग्जांपल्स में मुझे क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर a दे दिया, फिर b दे दिया। आप खुद सोचो कि ये कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। -1 1 1 के साथ कनेक्ट होगा, 2 4 के साथ होगा, 3 -3 होगा, कनेक्ट होगा। तो इसका हम एक काम करते हैं, फटाफट से बनाने की कोशिश करते हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। -1 1 2 3 -3, यहां पर 1 4 9 10 11। हमने मैथमेटिकल रूल खुद सोचा इसको कनेक्ट करने के लिए। मैं यहां पे मैथमेटिकल रूल क्या ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो -1 1 के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है क्योंकि -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 ही तो आएगा। मैं x की वैल्यू यहां पे -1 रखता हूं तो 1 आएगा। अच्छा 1 को देखूं, वो भी कनेक्ट होगा 1 के साथ। 2 को देखूं, 4 के साथ कनेक्ट हो गया। 3 को देखूं, 9 के साथ कनेक्ट हो गया। -3 को देखूं, फिर 9 के साथ कनेक्ट हो गया। फर्स्ट कंडीशन, जितने भी एलिमेंट है a के, उन सबकी एक यूनिक इमेज है, बिल्कुल है। पहली कंडीशन क्या हो गई, जितने भी एलिमेंट है a के, एक तो सबकी इमेज है और यूनिक इमेज है ना, यूनिक इमेज है। और ऑल, इसमें थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, ऑल x बिलोंग्स टू सेट A हैव यूनिक इमेज इन B। रूल आपने डिसाइड करा कि किससे मैपिंग होनी चाहिए। अच्छा रिलेशन में क्या करते थे, सबको मैप कर देते थे सबको, और उनमें से कुछ पेयर ले लेते थे, बोलते थे रिलेशन है वो। यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अच्छा इसमें कुछ एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट पढ़ा तो था हमने कि कुछ एलिमेंट हो सकते हैं सेट बी में जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, चलेगा, ये फंक्शन है ये आपका। तो ये आपका फंक्शन है, जो कंडीशंस हमने पढ़ी उस पर बेस्ड है, ठीक है। अगला देखो, एक एग्जांपल ये देख लो, सेट ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट बी नॉन एम्प्टी सेट,
फंक्शन दे दिया a मैप्स टू b, a से b मैपिंग हो रही है, और वो मैपिंग कैसे दिखाई है आपको, यहां पे कह रहा है a में 1 2 5 7 और b की बात करूं तो 3 4 5 6 7। फंक्शन एट 1 इज 3, 1 3 से कनेक्टेड है, मान गए, 2 4 से कनेक्टेड है, चलो ठीक है, फिर 2 6 से भी कनेक्टेड है, आगे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक एलिमेंट के दो इमेजेस हो गई, यूनिक इमेज नहीं है, 2 की 4 भी आ रही है इमेज, 2 की 6 भी आ रही है इमेज, तो आप ये लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो एलिमेंट 2, इसका रीजन क्या लिखोगे, हैव टू इमेजेस इन बी, इन सेट बी, तो नॉट अ फंक्शन। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। बच्चों का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पर उन्हें ये पता नहीं होता कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में फंक्शन चेक करने के लिए, पर मैंने आपको 6 पेजेस सिर्फ फंक्शन समझाने के लिए यूज किया मैंने, इनको याद रखना कंडीशंस को, ठीक है। अब इसके आगे जो फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है डोमेन रेंज, वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डोमेन हमें पता तो चल गया, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर इन्वॉल्व इन मैपिंग, हम उसे डोमेन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। अब कहता है डोमेन निकाला कैसे जाता है, अगर मुझे एक फंक्शन दे दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्म में फंक्शन दे दिया, मेरे को ऐसे सेट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। कुछ रूल्स होते हैं बच्चों उसके। सबसे पहले, अगर आपका फंक्शन एक रैशनल एक्सप्रेशन है, उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, उससे क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो हमें तो डिफाइंड फंक्शन चाहिए, है ना, जो एग्जिस्ट करे रियल वे में। सेकंड कंडीशन कह रहा है आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इवन रूट। इवन रूट का मतलब क्या हो गया, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, जैसे फोर्थ रूट हो गया, कह रहे ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इमेजिनरी आ जाएगी ना फंक्शन की वैल्यू। रूट के अंदर की वैल्यू है, रूट की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। अब सिर्फ एक ही फंक्शन पे बात नहीं चलेगी, आगे के लेक्चर में जब आप जाओगे, अभी तो मैं रूल्स बता रहा हूं आपको, आगे के लेक्चर में जाओगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आएंगे। पॉइंट यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। मान लो मैंने कंसिडर कर लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका डोमेन का सेट है D1 मान लो। अच्छा, फिर मैंने एक कंसिडर कर लिया फंक्शन y इज इक्वल टू जी एक्स, उसका जो डोमेन है उसका सेट आया D2। अब आपने क्या किया, इसमें 3 ऑपरेशन कंसिडर करे, कह रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, मान लो दोनों फंक्शन को प्लस करूं तो कंबाइंड फंक्शन का क्या डोमेन होगा। एफ एक्स का डोमेन मैंने निकाल लिया D1, जी एक्स का डोमेन निकाल लिया D2, कह रहा है दोनों को मैंने प्लस कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बन गया, एक रिजल्टेंट सिंगल फंक्शन आ गया, उसका डोमेन क्या होगा। या फिर दोनों फंक्शन को मैं माइनस कर दूं, या फिर दोनों फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो कह रहा है इन सब रिजल्टेंट फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। तो वो डोमेन क्या होता है बच्चों, इन दोनों डोमेन का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। आपने दोनों में जो कॉमन होगा ना वो इन फंक्शंस का डोमेन होगा। तो आप बोलोगे लास्ट यार एफ एक्स बाई जी एक्स से क्या दुश्मनी है, वो भी देख लो। अब अगर मान लो एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में है फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे डोमेन तो वही होना चाहिए जो इन सब में था, मतलब कॉमन वाली वैल्यू D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन कह रहा है इसमें ना एक फंक्शन नीचे है, डिनोमिनेटर में है, यहां पे हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, ये तो आप मानते हो। तो कह रहा है डोमेन आप ले लो D1 इंटरसेक्शन D2, लेकिन उसमें से x की वो वैल्यू माइनस कर देना जिस पे gx हमारा 0 है। मतलब आप x की वो वैल्यू नहीं ले सकते जिसमें मेरा नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, अदरवाइज दोनों को कॉमन वाला ले लो डोमेन, एक ही बात है। जो ऊपर 3 फंक्शंस में करा फोर्थ में भी वही करेंगे, पर यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ऑब्वियस है, फंक्शन हम 0 तक बना नहीं सकते डिनोमिनेटर का। तो ये रूल्स अगर आपको पता चल गए बच्चों, तो इसको अब हम मैथमेटिकल फॉर्म्स में अप्लाई करते हैं। देखो अब जरा, बहुत बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक
लेकिन इसको समझने से पहले आपको रूल्स तो चलो पता चल गए, एक लीनियर इन इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे साइड में समझा दूंगा, थ्रू आउट द टॉपिक ये यूज होगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट अगर मैं करूं, मुझे कह रहा है एक फंक्शन है fx, उसका डोमेन बताना है, fx का मुझे डोमेन बताना है। अब ऐसा है यहां पे डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये कौन सा वाला कंडीशन यूज कर रहा है, सेकंड कंडीशन, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इवन रूट। उस केस में हमने क्या देखा था कि ये जो fx है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, फॉर fx टू बी रियल, डिफाइंड तो ये रहेगा ही रियल, fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये अभी नहीं पढ़ा हुआ आपने, ये अभी आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे कि इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 10th तक यही तो पढ़ते थे कि अगर मान लो d की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो आपको पता है कि अंडर रूट d मतलब अंडर रूट नेगेटिव, आप बोलते थे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो आप आगे सॉल्व नहीं करते थे। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा इट शुड बी पॉजिटिव और कैन बी 0, लेकिन नेगेटिव नहीं लोगा, नेगेटिव लोगा तो हमारे पास जो fx होगा वो इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है, रियल नहीं रहेगा वो। तो इसमें आ गया x² - 25x प्लस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट के अंदर वाले की बात ही करोगे ना, स्क्वायर रूट का क्या मतलब, स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड बी पॉजिटिव और कैन बी 0। अब यहां पे इसको अगर फैक्टराइज करूं मैं तो 25 के 16 और 9 बन जाएंगे फैक्टर 144 के हिसाब से, इतनी वर्किंग आप कर ही लोगे बड़े आराम से। तो एक फैक्टर बन गया x - 16, एक फैक्टर बन गया x - 9। अब देखो आप जो बचपन से करते आ रहे हो ना वो ये करते आ रहे हो कि x - 16 और x - 9 दिखा इक्वल टू 0, तो भाई एक वैल्यू x की 16, एक वैल्यू x की 9। अब इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं चलता ना, इनइक्वालिटी में तो आपको रेंज मिलेगी वैल्यूज ऑफ x की, और वो रेंज के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज ध्यान रखना। मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, x - a और x - b अगर दो फैक्टर्स है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जिसमें आपको a और b में कंपेयर आप कर पा रहे हो ना, जैसे पता आपको 16 बड़ा 9 छोटा है, ठीक है, इसमें मान के चलो a आपका लेस देन है b से, तो आपने क्या किया, नंबर लाइन कंसिडर की, इंफिनिटी से माइनस, इंफिनिटी से इंफिनिटी, a यहां रखोगे b यहां रखोगे क्योंकि a b से कम है। तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की इनइक्वालिटी हमें क्या बोलती है, x की वैल्यूज कहां पे लाई करेगी, आउटसाइड द इंटरवल, आउटसाइड द इंटरवल कहां पे लाई करेगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आउटसाइड द इंटरवल, कब, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा जब इक्वल टू है तो a और b इंक्लूड भी हो गए, a और b इंक्लूड भी हो गए। अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड होता है, ठीक है। ये अभी मैं समझा देता हूं आ कैसे रहा है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये ऐसे वेव बनती है, ये ऐसे आएगा, मतलब देखो हमारा आंसर पॉजिटिव चाहिए, मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो वो आंसर इधर ऊपर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ए और बी के बीच में नेगेटिव होगा, तो मैं वही वैल्यूज लूंगा ना एक्स की जिसमें मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये आई कैसे ये भी मैं अभी बता देता हूं रिजल्ट की, आपको कैसे पता चल रहा है कि यही दो पॉजिटिव है, वो एग्जांपल से बता दूंगा मैं अभी आपको। पर आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है इसका, कि अगर ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो जो इंटरवल आपने लिया उससे बाहर वाला रीजन आप सिलेक्ट करोगे, और अगर इक्वल टू है तो ये जो इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप इंक्लूड करोगे। अच्छा सेकंड वाला रूल देखिए, सेकंड रूल देख लेते हैं, 4 रूल होते हैं बच्चों इसमें। अगर ये x माइनस ए और x माइनस बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता, जहां पे a लेस देन b है, तो आप क्या करने वाले हो, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, a और b तो यहां पे रहेगा, यहां पे फिर आउटसाइड द इंटरवल रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, a और b इंक्लूड नहीं होंगे, ये तो हमने पढ़ा था ना इंटरवल वाला जो हम पढ़ रहे थे सेट के अंदर, तो ये a और b इंक्लूड नहीं होंगे, जब इक्वल टू है तो इंक्लूड होंगे, जब इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं होंगे। अब आप शायद गेस कर पाओगे x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 वेयर a इज लेस देन b, इंटरवल रिवर्स हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी,
ए यहां पे बना दिया, बी यहां पे बना दिया, ठीक है। तो इसमें रीजन क्या आएगा, आपको लेस देन की इनइक्वालिटी दी है तो विद इन द इंटरवल, क्या लोगे आप, विद इन द इंटरवल, और इसमें ए और बी इंक्लूड हो गए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, समझ रहे हो। अभी वैल्यूज में लिख के दिखाऊंगा आपको। फोर्थ केस देखो, लास्ट फोर्थ केस में है आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये थ्रू आउट द चैप्टर यूज होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये। यहां पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, और अगर आपने ढंग से पढ़ा हो 10th क्लास में, आपने क्वाड्रेटिक ढंग से पढ़ा हो, तो उसमें जब सिर्फ रियल रूट्स का क्वेश्चन आता था तो अब ये सिखाया जाता है आपको। आर डी शर्मा में तो दिया भी हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10th क्लास में। पर अभी आप याद रखना 11th में थ्रू आउट यूज होगा ये, कहीं ना कहीं चैप्टर्स में बीच बीच में आता रहता है। अच्छा, ए और बी लिया, ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, और लेस देन की इनइक्वालिटी तो विद इन द इंटरवल, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट एक पॉइंट, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो इंटरवल के बाहर होगी हमारी सिलेक्शन नंबर लाइन पे। अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो विद इन द इंटरवल आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है। चलो इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पे ना देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की इनइक्वालिटी है, मतलब फर्स्ट केस दिख रहा है मुझे। मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कंसिडर किया। अच्छा, x माइनस 16 को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू आई 16, x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू आई 9। अच्छा, 9 और 16 इंक्लूड होने वाले हैं, क्यों होने वाले हैं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। उसके बाद ग्रेटर देन का इंटरवल है, ग्रेटर देन का, तो क्या बोला था, आउटसाइड द इंटरवल वाला रीजन लोगे आप, ये वाला। तो इसमें आपको डोमेन पूछ रहा था ना, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है, जिसमें मेरा फंक्शन रियल है और डिफाइंड है। तो आपको एक्स की वैल्यूज क्या दिख रही है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो यहां से लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ जाना, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लिया मैंने। ओपन इंटरवल मतलब दिस एलिमेंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड। माइनस इंफिनिटी से 9, अच्छा 9 इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज्ड इंटरवल, फिर बीच में गैप आ गया। तो अगला इंटरवल क्या ले रहा हूं मैं, 16 से इंफिनिटी। 16 तो इंक्लूड हो रहा है और इंफिनिटी पे इंक्लूड नहीं होगा। ये दो जो अलग अलग इंटरवल को जब जोड़ना होता है, जोड़ लगाना होता है, तो आप लगाते हो यूनियन। ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या आ गया, डोमेन। डोमेन आपके पास क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 9 यूनियन 16 से इंफिनिटी। अब कुछ बच्चों के मन में कि भाई ये कैसे मान ले, हम कैसे मान ले कि भाई ये आउटसाइड द इंटरवल होगा, करके देख लेते हैं। वेवी कर्व मेथड होता क्या, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। RW रफ वर्क बता रहा हूं मैं इसको, आपका समझा रहा हूं इसको, ठीक है। माइनस इंफिनिटी, ये 9, ये 16, ये इंफिनिटी। एक्सप्रेशन क्या था, x माइनस 9 और x माइनस 16, आगे पीछे कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें लॉजिक लगाते हैं। आपको कहता है माइनस इंफिनिटी और 9 के बीच में ना बहुत सारी वैल्यूज है, कह रहा कोई भी एक छोटी सी वैल्यू ले लो। इसमें मैं 0 कंसिडर कर लूं, माइनस इंफिनिटी और 9 के बीच में वैल्यू होगी 0। कह रहे 0 ना यहां पे रख के देखो, इस प्रोडक्ट में रख के देखो कि इस प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। मैंने क्या किया, 0 रखा, 0 माइनस 9, 0 माइनस 16, जरा चेक करना आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है। माइनस माइनस प्लस हो गया 144, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 9 और 16 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 10 ले लो। अगर मैंने वैल्यू 10 ले ली तो 10 माइनस 9 और 10 माइनस 16 वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। 10 माइनस 9 इज पॉजिटिव 1, 10 माइनस 16 इज माइनस 6, तो ओवरऑल आंसर इज माइनस 6, नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसके बीच में आंसर आ रहा है नेगेटिव। और 16 और इंफिनिटी में लोगे आप, मान लो 17 ले लिया, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, आपकी इनइक्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो वो कहां कहां पे आ रहा है, यहां पर देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है, नीचे बनाने का मतलब नेगेटिव आ रहा है रीजन, और पॉजिटिव आ रहा है। तो आप कहां पे सिलेक्ट करोगे वैल्यूज को, माइनस इंफिनिटी से 9 की वैल्यूज पे पॉजिटिव आएगा हमारा आंसर इनइक्वालिटी का, और 16 से इंफिनिटी पे भी आएगा। तो अब इतना वर्किंग वैल्यू ले लेके हम नहीं देखते, हम लोग तो एज ए रिजल्ट इसको डायरेक्टली याद रखते हैं। बाकी आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। इसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं कि वेव बन रही है ना, ठीक है, समझ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे पूरे टॉपिक में यूज होगा धीरे धीरे करके। चलो देखते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना, आप एक बार रिवाइज कर लेना उसे। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक साथ ले लिए मैंने कि ये तो मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपके। अच्छा क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इनइक्वालिटीज का करवा दिया, और आगे कुछ कनेक्ट हो गया टॉपिक मिक्स में।
fx दे दिया मुझे, fx दे दिया मुझे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे डोमेन पूछा गया है। आप पहले सोचो ना कौन सा केस है ये जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी डोमेन की। इसमें डिनोमिनेटर के ऊपर ही है वैल्यू जो भी है, न्यूमिनेटर तो 1 ही रहेगा। तो हमें क्या सिखाया गया था, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू एक तो 1 कभी नहीं हो सकती और x की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती। कह रहा कोई और वैल्यू लेके देखो x की, इन दोनों के अलावा फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, रियल भी आ रहा है, डिफाइंड भी है। तो कह रहा डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कह रहा सारे रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 आप नहीं लोगे। बस इतनी सी वर्किंग है इसकी, 1 मार्कर है ना। तो डोमेन निकालना आपको आना चाहिए, फंक्शंस में बहुत काम आएगा आपको आगे चल के। बी पार्ट, ये तो अब आप ऐसे ही बता सकते हो, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके मन में आंसर आ गया। 5/x-3, भाई डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही ना, तो 5 ही रहेगा हमेशा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी। तो कह रहा है डोमेन में क्या करोगे तुम, सारे रियल नंबर ले सकते हो, सारे रियल नंबर, लेकिन 3 नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ जगह आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ये और वाली फॉर्म में मैं बता देता हूं। रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, -∞ से इन्फिनिटी, और फिर आप 3 नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि अगर आप 3 लेते हो तो मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम x की वो वैल्यूज लेते हैं जिसमें मेरा फंक्शन रियल हो या फिर डिफाइंड हो। सी पार्ट, ये केस अभी हम देख चुके हैं, स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाले में क्या बात हुई थी, अगर स्क्वायर रूट आता है तो अंदर का फंक्शन कैन बी पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0। तो इसमें क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें कोई इनइक्वालिटी को ज्यादा वो सोचने वाली बात थोड़ी है, क्योंकि वो ज्यादा सोचने वाला प्रोसेस कहा था जब 2 फैक्टर्स आ रहे थे मल्टीप्लीकेशन में, 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तब वो काम करते हैं हम। यहां पे डोमेन क्या कह रहा है, 1 या उससे ज्यादा, तो 1 या उससे ज्यादा तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। यहां पे क्लोज्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है, 1 इंक्लूड हो रहा है, तो यहां पे भी 1 इंक्लूड होगा, और फिर ये इन्फिनिटी तो इंक्लूड होती नहीं है कभी, तो ओपन इंटरवल हमने लगा दिया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे डोमेन के, और देख लेते हैं और क्वेश्चन अगर हमारे पास है। हाँ ठीक है, ये आपका एक एनसीईआरटी से मैच होता हुआ क्वेश्चन है आपका। आपको कह रहा है डोमेन बताओ x² - 16 का स्क्वायर रूट में डोमेन बताना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम आ जाएंगे रेंज के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम डोमेन रेंज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है डोमेन फिर से स्क्वायर रूट वाला केस है, तो इसमें क्या मैं जो वो करवा चुका वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार में अब लग जाएगा। आपको क्या बोला गया, फॉर fx टू बी डिफाइंड, अगर आप fx को डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर डिफाइन के बजाय इसमें तो हम रियल वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तो आप क्या लिखोगे, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो fx के जो अंदर वाला पार्ट है x² - 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, x+4 और x - 4, आइडेंटिटी लगा दी। नंबर लाइन पे मुझे क्या सिखाया गया है, -∞ से इन्फिनिटी, एक वैल्यू -4 एक वैल्यू 4। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है, आउटसाइड द इंटरवल, ये और ये वैल्यूज इंक्लूड होगी ना, तो डोमेन क्या होगा बच्चों, हो गया ना। अब एक बार में सोचना थोड़ी है ज्यादा, -∞ से -4 इंक्लूड हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे 4 से इन्फिनिटी, 2 डिसजॉइंट इंटरवल थे, डिसजॉइंट मतलब बीच में गैप था, उसको यूनियन से हम ज्वाइन कर देते हैं। ये डोमेन है, ये आपका डोमेन है। अच्छा इधर देखो, अब इस फंक्शन में क्या हुआ, स्क्वायर रूट भी आ गया और रैशनल भी बन गया, ये है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें ऊपर तो x की कुछ भी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ेगा, नीचे वाले से। नीचे वाली वैल्यू कैन नॉट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हो नहीं सकती, और स्क्वायर रूट की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव और कैन बी 0, है ना। स्क्वायर रूट में क्या था, पॉजिटिव और कैन बी 0, लेकिन इसमें 0 नहीं ले सकते क्योंकि अपॉन में आ गई ना वैल्यू। तो इसमें आप क्या लिखोगे, फॉर fx, इसमें दोनों चीजें आएगी, फॉर fx टू बी रियल एंड डिफाइंड, डिफाइंड भी तो होना चाहिए। अब रियल के लिए तो आप क्या करने वाले थे कि x² - 3x + 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले सकता हूं मैं, लेकिन इक्वल टू 0 लिया तो ये डिफाइंड नहीं होगा ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 ये। अच्छा पूरा fx लेने की जरूरत नहीं है,
उस पे ही बात करो जिससे प्रॉब्लम दिख रही है आपको, जिससे प्रॉब्लम दिख रही है। अब यहां पर फैक्टर हो गए x-1 और x-2, फैक्टर तो आप कर ही लोगे। नंबर लाइन पर 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है? आउटसाइड द इंटरवल, और 1 और 2 इस बार इंक्लूड नहीं होंगे। तो डोमेन क्या दिख रहा है बच्चों आपको? डोमेन क्या दिख रहा है? -∞ से 1 ओपन इंटरवल, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। और -∞ और इंफिनिटी तो इंक्लूड करने की सोचना मत ना, कोई फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है जिसे आप इंक्लूड कर लोगे एक इंटरवल में। क्लियर? दोनों तरह के क्वेश्चन समझ आ गए, किसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, किसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक, बड़े आगे प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की एक एक बार, तो कहीं नहीं फंसोगे आप। और डोमेन रेंज तो एक ऐसा टॉपिक है जितना आप कैलकुलस पढ़ोगे ना 12th में भी, उसमें सब में यूज होता है, और 12th में भी है ये फंक्शंस, तो ये तो बेस बन रहा है आपका 12th के फंक्शंस का। रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, वैल्यूज ऑफ सेट बी, है ना, कि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, यहां पे सेट a था, यहां पे सेट b था, ठीक है, जिसको मैंने इस वाले सेट को वैल्यूज ऑफ x बोला था, इसको वैल्यूज ऑफ y बोला था, बीच में एक फंक्शन f था। तो कह रहा है जो y इक्वल टू एफ एक्स वाली जो वैल्यूज है ना, ये सारी ये रेंज है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, मतलब मैथमेटिकली रेंज कैसे निकालेंगे? एरो डायग्राम से तो पता चल पा रहा था आपको। पहला केस कह रहा है अगर डोमेन इज अ सेट हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब डोमेन मान लो आ गया 2 3 4, तो आप उस 2 3 4 पे ना कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो कि y की वैल्यूज क्या आ रही है, fx की वैल्यूज क्या आ रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, तो रेंज फटाफट निकल जाएगा। एग्जांपल मान लो ये 1 2 3 है, सिर्फ 3 ही वैल्यूज दी हुई है, लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है डोमेन में, और यहां पे fx मुझे दिया हुआ है x², तो आप क्या करोगे? स्क्वायर करके 1 4 9 निकाल लोगे ना रेंज, तो रेंज आराम से निकाल सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम कहां आनी शुरू होती है हमारे पास? अगर डोमेन मेरा सारा रियल नंबर आ जाए, पीछे क्वेश्चंस में आया है ना, सारे रियल नंबर आ जाए, या फिर रियल नंबर में से कुछ फाइनाइट पॉइंट माइनस कर दिए, जैसे पीछे क्वेश्चन नहीं किया था, रियल नंबर में से -1 और 1 माइनस हो रहा था सिर्फ, या फिर एक इनफाइनाइट इंटरवल आ जाए। इन सब पॉसिबिलिटीज में, इन सब पॉसिबिलिटीज में हम क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। पहले तो यह प्रॉपर वर्किंग होगी इसके अंदर, दोबारा सुन लो, अगर फाइनाइट वैल्यूज है तो आप कोरेस्पॉन्डिंग fx वैल्यूज निकाल लोगे। अगर तुम्हारा डोमेन एक इनफाइनाइट इंटरवल आ रहा है, या रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज कम कर दी तुमने, तो उसमें क्या करोगे? पहले तुम x को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y, x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, फिर कहता है तुम y की वो वैल्यू बताओ, क्योंकि रेंज में फाइंड तो आपको y करना है ना, जिस पे x तुम्हारा डिफाइंड होगा या फिर रियल होगा। कहानी तो यही है इसकी, ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए या फिर रियल होना चाहिए, ये और लिखने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है। इसका एक लास्ट एक केस और होता है कि एक इक्वेशन बना लो इन टर्म्स ऑफ x और रियल रूट्स की कंडीशन लगा लो, करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, बस अभी दिमाग में पॉइंट्स को बना लो कि रेंज निकालनी है तो कैसे निकालनी है, y की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यूज दी है 2 3, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। अच्छा, x की इनफाइनाइट इंटरवल दे दिया, तो कह रहा फटाफट ना x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, और अब देखो कि हमारा x कब रियल होगा, कब फाइनाइट होगा, और या फिर क्वाड्रेटिक बना लिया हमने x के टर्म्स में और रियल रूट्स की कंडीशन लगा दी। अच्छा, एक ये लास्ट एक पॉइंट ये है कि अगर fx इज नॉट एन इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? अगर एक इनफाइनाइट इंटरवल नहीं है, मतलब आपको ने एक इंटरवल दे दिया, मान लो 2 से लेके 5 तक, उसके बीच में आपको क्या करना है? रेंज बतानी है, तो आप उसमें क्या करोगे? लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लोगे fx की, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ fx, मतलब जनरल आप 2 वैल्यूज निकाल लोगे, लीस्ट और ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट वैल्यू आप लेफ्ट में डाल दोगे और राइट में आप ग्रेटेस्ट वैल्यू डाल दोगे, तो रेंज आपको वैसे भी मिल जाएगी। लेते हैं इसके एग्जांपल, लेते हैं, थोड़े से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये भी। स्टार्टिंग के तो इस बार बेसिक एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन दिए हुए हैं, आपको कह रहा है रेंज बताओ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्राई करना कि अगर रेंज निकालनी है तो उससे पहले आप उसका डोमेन निकाल लो। अच्छा, अगर छोटे फंक्शन है तो उनका ग्राफ सोचने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूं, जैसे ए पार्ट में यहीं पे ले लेता हूं, ए पार्ट यहीं पे हो जाएगा,
छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इस सिंगल पेज पे खत्म कर सकते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन सोचो पहले, डोमेन कुछ वर्किंग है ही नहीं इसमें। कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते। कह रहा नहीं तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो। आप एक्स की पॉजिटिव लो वैल्यू, नेगेटिव लो, जीरो लो, फ्रैक्शन में लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, रियल भी होगा और फाइनाइट भी होगा। तो इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर। अब अगर इसके बारे में सोचा जाए तो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो उसमें ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्चुअली एफ एक्स होता क्या है, एफ एक्स तो y होता है ना, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। अब इसमें ना तुम देखो ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे कहां पे आपको दिख रहा है, ये देखो सिर्फ ऊपर ऊपर, कहीं ये ग्राफ नीचे आया, y एक्सिस पे नीचे तो नहीं आ रहा, तो ये ग्राफ y एक्सिस पे कहां पे है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे इंक्लूडिंग जीरो। तो इसमें रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, जीरो से इंफिनिटी। ग्राफ से हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा वैसे अगर लॉजिक लगाते हो, कह रहा है x की वैल्यू सारी ले सकते हो आप, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है x की वैल्यूज आपने पॉजिटिव रखी, y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, x की वैल्यू जीरो रखी, y की वैल्यू जीरो आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो भी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो y तो नेगेटिव कभी आ ही नहीं रहा, तो आपका y क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी, इंक्लूडिंग जीरो है यहाँ पे। ग्राफिकली भी वो चीज वेरीफाई हो रही है कि y तो आपका सिर्फ ऊपर ऊपर तक ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है y पर, नीचे तो आ ही नहीं रहा। तो बहुत ईजी एग्जाम्पल था। अच्छा इसका ग्राफ तो आप भी जानते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, तो इसका डोमेन क्या होगा, कह रहा कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे हमें फंक्शन पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, तो डोमेन इसका हो गया रियल नंबर। तो इसका ग्राफ अगर मैं बोलूं तो x इक्वल टू वाई का ग्राफ तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब इसमें देखना y की वैल्यू कहां एग्जिस्ट कर रही है, कह रहा पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, और ऑब्वियस सी बात है x और y दोनों आपस में इक्वल है ना, x और y दोनों आपस में इक्वल है फंक्शन में, तो अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी तो रियल नंबर ही आएगा। इसमें डाउट क्या है हमें, रेंज भी रियल नंबर है, सारी वैल्यूज आ सकती है y की। सी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें डोमेन बताओ। अच्छा फिर वही एक्स स्क्वायर आ गया, जहां एक्स स्क्वायर आ गया तो वहां दिक्कत ही है, न्यूमरेटर के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, रियल भी रहेगा फाइनाइट भी रहेगा, तो डोमेन तो रियल नंबर है। अब एफ एक्स को ना मैंने क्या किया, यहाँ पे y मान लिया जैसे अभी तक मानता आ रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना आपकी आई है y माइनस में टू, y माइनस में टू। तो बच्चों मैं इसमें बता देता हूं आपको, जैसे अभी बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बन रहा है, देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पे क्या आ रहा है y माइनस टू है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y था, अब आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस टू, तो y माइनस टू में आप क्या करोगे, इसको ना ट्रांसलेट कर लेते हो, ग्राफ को शिफ्ट कर लेते हो, y माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो, दोबारा सुन लो, y माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो तो y के लिए क्या आ गई, टू आ गई, तो y के लिए टू तो यहां पर है, तो सेम शेप बिल्कुल सेम ग्राफ आपका कहां बनेगा, 0,2 से बना दोगे आप ग्राफ, 0,2 से। अब इसमें रेंज देखना क्या दिख रही है आपको, अब इसमें रेंज देखो आप क्या दिख रही है आपको, आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो वैल्यूज है ग्राफ की, वो y के कहां से जा रही है, y एक्सिस पे देखो 2 से ऊपर ऊपर, 2 से नीचे आ रहा है ग्राफ, क्या y की वैल्यू देखो 2, उससे नीचे तो आ ही नहीं रहा, तो ग्राफ 2 से ऊपर ऊपर है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 से इंफिनिटी, समझ गए। अच्छा इसका और वाला फॉर्मेट भी बता ही देता हूं मैं आपको, और क्या होगा इसमें, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप ना क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू मैंने निकाली y माइनस में 2, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस में 2, समझ आ गया, क्या बोला था, x के लिए निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, निकाल ली, 2 को इधर ट्रांसफर करा, x की वैल्यू y माइनस टू, x के लिए अंडर रूट y माइनस टू, तो यहां पे हमें क्या देखा जा रहा है कि स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट में हमने क्या सीखा था कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, तो हमारे पास क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं आ गया, तो ये रेंज यही तो है, 2 या उससे ज्यादा, समझ गए, समझ गए, क्लियर, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकली भी और आपका जो रूल हमने पढ़ा था उससे भी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब,
तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज भी यहां पे रियल नंबर है, क्योंकि ये तो ना एक स्पेशल ग्राफ होता है, स्पेशल ग्राफ होता है, हर बच्चे को याद होता है, आप भी याद कर लो, आगे चल के आपके काम आएगा। ये देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये इस तरह से बनता है, ठीक है। और अगर आप वैल्यूज को प्लॉट करके देखोगे, 7-8 वैल्यूज ले लो, आपको एग्जैक्ट शेप दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें देखो ना, आपकी y के लिए ऊपर पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, और नीचे भी आ रही है नेगेटिव। मतलब जो भी आप x की वैल्यू लोगे कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, बस क्या होगा, वैल्यू 3 टाइम्स, मतलब वो क्यूब होता जाएगा, बस वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपको मैंने एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दिया है रेंज का। पहले डोमेन देख लो, अगर ग्राफ सोच पा रहे हो तो ग्राफ से जज कर लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको कन्वर्ट करने वाला, आगे और क्वेश्चन भी करवा देता हूं ऐसे। ये देखो, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले लो रेंज के, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं और इस लेक्चर को क्लोज करेंगे फिर हम, ठीक है। आपको दे दिया रेंज बताना फंक्शन का। अब इसका अगर मैं बोलूं ग्राफ बना लो, तो ग्राफ इतनी जल्दी आप नहीं जज कर पाओगे इनिशियल लेवल पे। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डोमेन के बारे में सोचो पहले। आप इसमें क्या सोचोगे, डोमेन के बारे में सोचो। डोमेन क्या है, आप देखो यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू लेने से दिक्कत आ रही है। न्यूमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 तब होता जब नीचे 1 के साथ -1 आ जाएगा, तभी तो 0 होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो ये कह रहा है कि एक्स की तुम कोई भी वैल्यू ले लो बच्चों, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा। तो डोमेन तो आ गया रियल नंबर, डोमेन निकाल के रख लिया करो, काम आता है ये कभी बार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ और वर्किंग नहीं दिख रही हमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लूं मैं, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल आ गया एक तरह से। ये कोई छोटे नंबर ऑफ पॉइंट थोड़ी मिल रहे हैं कि मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू सोच लूंगा। तो यहां पे जब इनफाइनाइट इंटरवल आता है, सेकंड पॉइंट, रूल फॉर फाइंडिंग रेंज, हम इसमें क्या करेंगे, y को एफ एक्स ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर। और आपको मैंने क्या बोला था, एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। कोशिश करते हैं, चलो। y के साथ ऊपर आ गया 1 + एक्स स्क्वायर, और यहां पे एक्स स्क्वायर चल रहा है, ब्रैकेट एक्सपेंड किया, y + y x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में y x स्क्वायर। इतनी वर्किंग तो समझ आ ही गई। एक्स स्क्वायर 1 माइनस में y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है y अपॉन में 1 - y, आपको भी दिख रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 - y। अब हम ना आंसर रेंज बताना है, रेंज का मतलब मुझे y की वैल्यूज बतानी है। तो हम देखते हैं कि x कब एग्जिस्ट करेगा, कौन सी वैल्यू y की लूं मैं, कौन सी नहीं लूं। तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है सामने, तो आपको तो पता है क्लियरली, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्लियरली जो आपका एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर अगर इसके सामने ये वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यूज कर लूं y अपॉन में 1 - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो इनइक्वालिटीज का ना एक लेवल और ऊपर जाओगे आप। मैंने आपको इनइक्वालिटी सिखाई थी, कुछ बच्चे अगर इसको डायरेक्टली यहां भेज देंगे तो वो बहुत बड़ी गलती है मैथ्स में हमारे, ठीक है। आप इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन को उधर नहीं शिफ्ट करते, इसका साइन नहीं पता ना आपको, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जब फ्रैक्शन आ जाता है तो इनइक्वालिटी में क्या डील करोगे, सुनना ध्यान से, कहीं बुक में लिखा नहीं होगा आपका। आप इसका क्या करोगे, इसका स्क्वायर कंसिडर करो। इसका क्या करोगे, स्क्वायर कंसिडर करोगे, और स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अभी बताता हूं क्यों। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये स्टेप कहीं पे दिखाया नहीं होगा, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं, आगे हम भी डायरेक्टली यूज करेंगे। जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसके स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा। अच्छा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्क्वायर की वैल्यू से, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो मुझे दिया हुआ है 3 ग्रेटर देन 2 और मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा -1 से, तो -3 लेस देन -2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का एक ही पर्पस है कि इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब 1 - y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0, ये तो 0 हो गया। देखो अब 1 यहां पे तो हो गया 0।
अच्छा 1 माइनस वाई से एक 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, 1 माइनस वाई आ गया वाई। अब ये दो फैक्टर दिखने लग गए। अब दो फैक्टर दिखने लग गए तो आपको लग रहा है कि शायद हमने जो पढ़ा वो अप्लाई हो जाए, लेकिन वहां पे हमने जो फॉर्म पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी x माइनस ए और x माइनस बी वाली, मतलब दोनों में जो x का जो कोफिशिएंट था ना वो पॉजिटिव था, यहां पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है। तो कभी भी y के कोफिशिएंट को नेगेटिव मत लेना, मतलब जिंदगी इजी हो जाएगी आपकी। जो मैं बता रहा हूं वही स्टेप्स अप्लाई करना, आदत पड़ जाएगी इनकी, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो y माइनस 1 हो गया। यहां पे y है, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब माइनस से मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं यहां का माइनस हटाने के लिए, तो y माइनस 1 और y, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, और जब माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो वहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब नंबर लाइन पर मुझे क्या दिख रहा है, नंबर लाइन पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे देखो, आपको यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है y को 0 रखा तो 0 आ गई, y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो 1 आ गई वैल्यू। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी क्या कहती है, लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है, विद इन द इंटरवल, और पॉइंट्स भी इंक्लूड करेंगे हम। बहुत ध्यान से चलना है। अब कहने को तो हमारे पास यहाँ पे y क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन एक पॉइंट और करते टाइम आखिरी में वेरीफाई कर लेना, यहां पे जो आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, अगर मैं गलती से वहां पे y की वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं ये वैल्यू 1 यहां पे रख दूं तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो फॉर y इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, तो कह रहा 1 को छोड़ दो बस इस इंटरवल में। तो फाइनली रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, 0 से 1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अगर 1 ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, पॉजिटिव तो आ रहा है ये इस इंटरवल पे, लेकिन 1 लेने की वजह से क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो आप उस 1 को छोड़ दोगे। तो लास्ट में ना आपकी जो एक्स की वैल्यूज निकाली होती है प्लीज वेरीफाई कर लिया करो, ठीक। और थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करवा दो तो मैं आपको इसका एक और बेटर क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ही लिया मैंने फ्रैक्शन, लग तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहा है, लेकिन वर्किंग में काफी डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, रेंज ही पूछिए इसमें आपसे, आपको बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आदत बना लो वर्किंग की सेम स्टेप्स की, डोमेन निकालो पहले, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, डिनोमिनेटर में तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी और 1 के साथ प्लस होकर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जिस्ट तो करेगा ही फंक्शन। डोमेन हो गया रियल नंबर। अब लेट किया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम, इसको ना एक काम करता हूं, डोमेन में तो देखो सारे नंबर आ रहे हैं, डोमेन में सारे नंबर आ रहे हैं। अब इसमें यहां पे होगा क्या कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इधर बुला लिया प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। बताया था ना जब इनफाइनाइट इंटरवल होगा तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। पिछली बार y की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, x की वैल्यू मिल गई थी इन टर्म्स ऑफ y, इस बार मिलना मुश्किल है, इस बार क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ x। तो इसमें ना देखो दो पॉसिबिलिटीज है, वो दो पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर तो आप y को 0 लेते हो, देखो वैल्यूज ऑफ y देख रहा हूं ना मैं, अगर तो आप y को 0 लेते हो तो x क्या आएगा बताना जरा। अगर मैं यहां पे y को 0 लेता हूं, देखना y 0 लिया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। मतलब अगर मैं y 0 ले रहा हूं इस फंक्शन में, यहां ले लो y 0 लोगे, ये ऊपर चला गया 0 से मल्टीप्लीकेशन में, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब अगर y की वैल्यू 0 है तो x 0 है, या फिर अगर x 0 है तो y 0 है, वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर y 0 के इक्वल नहीं है, दो पॉसिबिलिटीज ली है मैंने यहां पे। अच्छा, इसका कहां से क्लिक होगा आगे जाके आपको दिखाता हूं, कहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी इसमें। y के लिए अगर 0 नहीं है तो भाई ये क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि देखो y की वैल्यू अगर तुम 0 लोगे तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं ना, और y अगर नॉन 0 है तो क्वाड्रेटिक है। देन
देन आपके पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू रियल हो, एग्जिस्ट करे, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होगा, क्या होगा इसमें, एक्स की वैल्यू निकाले हम, एक्स का फॉर्मूला लिख के दूं मैं आपको, माइनस बी प्लस माइनस लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक्स की वैल्यू माइनस b कितना दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b फिर -1 है उसका स्क्वायर हो गया -4, a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज y, c कितना है, कांस्टेंट टर्म अगेन y अपॉन में 2 इंटू वाई। यहां पे देखो अब x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस में 1 माइनस में 4 y का स्क्वायर अपॉन में 2y। देखो अब प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर मैं इस केस में y को 0 लेके चलता, यहां पे मैंने क्या लिया हुआ, y इज नॉन जीरो, तो ये x एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहां पे y मेरा 0 रख दूंगा मैं तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, आगे की बात करने का तो फायदा ही नहीं है। तो हमने इसकी ना दो कैटेगरीज बना ली, मतलब मान लो आपको पहले ये क्लिक नहीं करा, आप ये करते आ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा यहां पे आप वो वाला केस लोगे जिसमें y 0 नहीं हो सकता, तो ये एक केस बन गया। फिर y 0 है तो आपने निकाल के देख लिया x 0 है, तो दो केसेस बन गए। अच्छा अब इसमें y तो 0 नहीं है, बढ़िया है, तो प्रॉब्लम तो सिर्फ इसके साथ है। अब ये तो आपने बोल ही दिया कि y 0 नहीं है, तो ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, फॉर x टू बी रियल, हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई पॉजिटिव भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हमने फिर वही वाली बात करी कि यहां पे तो देखो माइनस आ गया वाई स्क्वायर के साथ, माइनस कॉमन ले लिया, 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा माइनस को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा -1 से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये लो इसको फैक्टराइज करा तो 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक बार y की वैल्यू इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार y की वैल्यू आ रही है -1/2 और एक बार y की वैल्यू आ रही है +1/2। लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, विद इन द इंटरवल, और इक्वल टू है तो ये भी इंक्लूड हो गए। तो इस केस में आपका रेंज क्या आ रहा है, आप बोलोगे -1/2 से हाफ, जिसमें y इंक्लूड नहीं हो रहा था, लेकिन ओवरऑल फंक्शन में तो y इंक्लूड हो रहा है ना, तो रेंज में। अच्छा देखो यहां पे तो क्या आ रहा है कि y इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन टोटल सिनेरियो देखो ना, y की कितनी वैल्यूज आई, एक वैल्यू आ गई ये जिसपे x एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेट आ गया ये वाला, एक सेट आ गया ये वाला जिसमें 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस पर भी x एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैं टोटल करूं क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज आई y की, एक 0 आ गई और एक ये आ गई जिसमें 0 नहीं था, जब मैंने टोटल किया तो 0 इंक्लूड हो गया और ये पूरा इंटरवल बन गया -1/2 से 1/2। दोबारा सुन लो, एक बार मैं y के लिए 0 निकाल चुका था, यहां पे मैंने y की वो वैल्यूज निकाली जो -1/2 से हाफ के बीच में है, पर 0 इसमें नहीं था। जब मैंने दोनों को टोटल लिया तो 0 भी इसके अंदर ले लिया ना हमने, इंक्लूड हो गया, टोटल आ गया वैल्यू रेंज की, समझ गए। तो ये सारे एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चंस है रेंज के, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। कॉन्सेप्ट मैंने जो इन इक्वेशंस का था वो पहले बता दिया, आराम से अब क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्कूल टीचर्स का फेवरेट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है हमेशा, तो देख लेते हैं इसको फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डोमेन और रेंज दोनों पूछे हैं। तो हमने क्या किया, पहले डोमेन की हेडिंग डाली, डोमेन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, fx मुझे दिया √9 - x²। हमें बोला जा रहा है कि यहां पे ये जो वैल्यू है, अगर डोमेन निकालना होता है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू शुड बी पॉजिटिव और कैन बी 0, तो 9 - x² शुड बी पॉजिटिव और 0। तो यहां पे फिर x² के आगे माइनस, हमने पैटर्न सेट कर ही लिया कि माइनस कॉमन ले लिया, वेरिएबल हमारा उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस मैंने उधर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी को ये रिवर्स कर गया। अब उसके बाद x + 3 एक फैक्टर, x - 3 दूसरा फैक्टर, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अब हमें आदत पड़ गई है, एक वैल्यू -3 आ रही है, एक वैल्यू 3 आ रही है। अब लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहता है, विद इन द इंटरवल, यहां पे -3 भी आ रहा है और यहां पे 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन कितना होगा, -3 से 3 क्लोज्ड इंटरवल,
क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद आप y लोगे, आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज की बात कर रहे हो आप, है ना, डोमेन आप निकाल चुके हो -3 से 3, अब आप रेंज की बात कर रहे हो, आपने y ले लिया √9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अब आप क्या करोगे, जब ऐसा इंटरवल आ रहा है, ये कोई कम वैल्यूज तो है नहीं, वैल्यूज तो काफी सारी है इसमें, तो इसमें हमने क्या किया, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एफ वैल्यूज अभी नहीं देख रहे, हम इसका प्रॉपर जैसे कन्वर्जन करते हैं वही करेंगे। हमने स्क्वेयरिंग करी, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में। अब इसको सोचो कि भाई 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, सेम वर्किंग चल रही है, लेस देन इक्वल टू 0, y प्लस 3 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक चल रहा है। यहां पे नंबर लाइन पर -3 से 3 इंफिनिटी, फिर -∞, विद इन द इंटरवल है, ये भी इंक्लूड हो रहा है। अब कहने को रेंज भी सेम आ रही है बच्चों, रेंज भी सेम आ रही है, लेकिन मैं इसको 0 से 3 ले रहा हूं। रीजन, मैं इसको 0 से 3 ले रहा हूं, क्या रीजन आएगा, वो कह रहा है तुम x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, x की डोमेन निकाल चुके हो ना, डोमेन निकालने का यही फायदा होता है, कह रहा है x की कोई भी वैल्यू ले लो, आपने -3 रखी, -3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, +9, 9 माइनस 9 वैल्यू 0 आ रही है, कह रहा है -2 रखो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 रखोगे आंसर 3 आ गया। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, x की वैल्यू आपने -3, -2, -1 रखी, वैल्यू y की पॉजिटिव ही आ रही है, ठीक है, इस पे तो इनफैक्ट 0 आ रही है। अच्छा, फिर 0 रखा, वैल्यू 3 आ गई, फिर आपने 1, 2, 3 रखा, वैल्यू अगेन पॉजिटिव आ रही है, और इस पे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो वैल्यू कहां आ रही है, 0 और पॉजिटिव नंबर के बीच में, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती थी यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू तो नेगेटिव होगी नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसमें 0 से लेके जो पॉजिटिव की रेंज थी वो पकड़ ली हमने 0 से 3, और यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो आप इसको कंप्लीटली किसी एक रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके डोमेन रेंज के, कोई भी एक अच्छी बुक उठाना और डोमेन रेंज के जितने क्वेश्चन बनते हैं कर लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यह आपका फंक्शंस का बेसिक वाला पार्ट था सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।